पढ़ चुके हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या देखेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब जान लेते हैं क्या होता है ये। तो जो आपका एसी करंट होता है वो इस तरीके से होता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी हाफ साइकिल में डायरेक्शन करंट का चेंज हो जाएगा। और पीछे हमने बाइसिंग में देखा था कि अगर पोलैरिटी चेंज कर देते थे हम, यानी पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ देते थे या पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जंक्शन डायोड था वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में काम करता था। और दोनों में जो करंट होती थी या जो डिप्लीशन विड्थ होती थी वो चेंज हो जाती थी। जो फॉरवर्ड बायसिंग होती थी उसमें डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती थी, जो रिवर्स बायसिंग होती थी उसमें डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती थी। क्या होता था हमारे पास में? हमारे पास पी टाइप का क्रिस्टल था, एन टाइप का क्रिस्टल था, ये इनके बीच का रीजन होता था, इसको डिप्लीशन रीजन बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग होगी यहाँ पे, तो क्या होता था? ये कम हो जाता था ये रीजन। अगर रिवर्स बायसिंग तो ये बढ़ जाता था, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट वेव के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए ये फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा, तो सेकेंड हाफ के लिए रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा। यानी जब एसी करंट इस डायोड से पास करेंगे, हम इससे पास करेंगे, तो फर्स्ट हाफ के लिए फॉरवर्ड बायसिंग की तरह काम करेगा और सेकेंड हाफ के लिए रिवर्स बायसिंग की तरह काम करेगा। यानी फर्स्ट हाफ वाली जो करंट है इसको पास होने देगा और सेकेंड हाफ वाले करंट को ब्लॉक कर देगा। ये क्या करेगा? फर्स्ट हाफ करंट को पास होने देगा और सेकेंड हाफ को ब्लॉक कर देगा। तो देखो ये है आपकी इनपुट करंट। क्या है ये? इनपुट करंट है आपकी, है ना। और इसको अगर डायोड से पास करवा दिया आपने, तो मान लेते हैं ऊपर या नीचे कोई एक को पास होने देगा, तो ये हाफ को पास होने देगा और हाफ को ब्लॉक कर देगा। तो ये नीचे वाली करंट जो थी ये ब्लॉक हो गई, ये वाली ब्लॉक हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना। तो क्या हो गया कि इसमें से एक पार्ट तो इसका निकल गया, अब ये वाला पार्ट खाली बचा हुआ है, तो इसको आगे कुछ और यूज करेंगे, कुछ और करके इसको फिर प्रॉपर एसी में डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो जब ट्रांजिस्टर यूज कर, सॉरी डायोड यूज करेंगे यहाँ पे, अभी ट्रांजिस्टर अगला टॉपिक है। डायोड यूज करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से एक हाफ साइकिल ही पास होगी, दूसरी हाफ ब्लॉक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर दो डायोड यूज कर लेंगे, तो ये मान लेते हैं पहला डायोड यूज कर लिया, नीचे आपने दूसरा डायोड यूज कर लिया, ये डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अभी सर्किट बनाएंगे तो वहां पे सीखेंगे कैसे बनाना है इसको। तो क्या होगा, जो पहले डायोड से आएगा ये इनपुट आएगा, ये इनपुट आएगा, और जो दूसरा डायोड होगा उससे आपको ये वाला इनपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनका कंबाइंड रिजल्ट जो होगा वो इस तरीके से मिल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। यानी एक तरीके से जो नेगेटिव फेज है आपके पास में वो आपने एसी करंट्स का रिमूव कर दिया है डायोड को यूज करते हुए। बात समझ में आ गई? ठीक है, लिख ले। अब एग्जाम में आना है सर्किट बनाना पड़ेगा, सर्किट बनाना देख लेते हैं। तो अगर आपको बाइसिंग की मैकेनिज्म समझ में आ गई है तो इसका एक्शन बहुत इजी है समझना, ठीक है। बाइसिंग क्या है कि जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो करंट को पास होने देगा, रिवर्स बाइसिंग होगा तो पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट जो होता है वो इस तरीके से बनता है, देखो। ये लगा दिया डायोड, यहाँ पे लगा दिया लोड, रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको लोड भी कहते हैं। आरएल मतलब हुआ कि इसी पे हमें करंट लेनी है, ठीक है। ये आपका जो वोल्टेज होगा यहाँ पे ये होगा बी आउट, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा आपका, ठीक है।
ये हो गया आपका एसी मेन। ठीक है, ये सर्किट हुई आपकी ओवरऑल। ठीक है, ग्राफिकली दिखाना है इसके आउटपुट को, इनपुट को, तो भी दिखा सकते हैं। तो लिख लो, हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर लिखो, हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है ये? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ए डायोड एंड ए लोड रजिस्टर। ए डायोड, ये है आपका डायोड। ठीक है, ये डायोड एंड ए रजिस्टर, आरएल आपका रजिस्टर है। द प्राइमरी क्वाइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एसी मेन्स। ये आपके प्राइमरी क्वाइल्स है, ये आपके सेकेंडरी क्वाइल्स है। ठीक है, ये आपके प्राइमरी क्वाइल्स है, ये आपके सेकेंडरी क्वाइल्स है। ठीक है, द प्राइमरी coil of the transformer is connected to the AC mains and the secondary coil to a load resistor RL through the diode D। डायोड को D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है D। through the diode D, through the diode D। ठीक है बेटा, प्राइमरी coil is connected to the AC mains and the secondary coil is to a load resistor RL through the diode D। ठीक है, as shown in the figure। बना लिया? एग्जाम में आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट, तो इतना ही बनाना है आपको, इतनी ही सर्किट हुई इसकी। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, लिखो आगे, लिखो इसके मैकेनिज्म को। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, during the during the during the ये बी है, इनपुट एसी। during the positive half cycle of the input voltage sine wave, the diode is forward bias, the diode is forward bias and hence it conducts through RL and hence it conducts and hence the forward bias and hence it conducts through RL. The current flowing in the circuit produces a voltage across the load which has the same shape as the positive half cycle of the input voltage B, of the input voltage B। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज। इसको रिफ्ट डीसी भी कहा जाता है, आउटपुट वोल्टेज। ये आउट वोल्टेज, लिखो इसको आउटपुट रेक्टिफाइड लिखते हैं, रेक्टिफाइड, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड रिपेल्ड वोल्टेज, रिपेल्ड डीसी। ठीक है, क्या लिख लिया? क्या लिखा बेटा? मनस्वी क्या नोट किया, बताओ जरा पढ़ के।
मनस्वी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर जी, क्या लिखा आपने? दोबारा बोल देता हूँ, लिख लो। A half wave rectifier consists of a step down transformer. A half wave rectifier consists of a step down transformer, a diode and load resistor. The primary coil of the transformer is connected to the AC mains and the secondary coil to a load resistor RL through the diode D as shown in figure. ठीक है ना? क्या बेटा रिपीट करें? प्राइमरी वाला। हेलो रिपीट करें, आगे बढ़े? लिख लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ half wave rectifier consists of a step down transformer, a step down transformer, a diode and a load resistor. The primary coil of the transformer, the primary coil of the transformer is connected to the AC mains, and the secondary coil to a load resistor RL as shown in figure. Okay? ये प्राइमरी कॉइल हो गई, इसको एसी मेन से कनेक्ट करना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है आपको। ये आपका डायोड हो गया, इसको एक लोड से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये आपका बी आउट हो जाएगा, यहाँ पे बी इन हो जाएगा। तो जो इन वोल्टेज होगा वो साइन वोल्टेज होगा, इस तरीके से जाएगा अपना साइन वोल्टेज। बी हो गया, ये आपका एसी इनपुट है, इसका जो आउटपुट निकलेगा
उस इसी शेप का होगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये हाफ ही होगा, ऐसे आना, ठीक है। आउटपुट रेक्टिफायर, आउटपुट रेक्टिफाइड आर रिपेल्ड डीसी। लिखो इसमें आगे, ठीक है, ये इनपुट है। ड्यूरिंग Yes, द sir. पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब इस वाले की बात हो रही है, इस वाले हिस्से की। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायग्राम बना लिया होगा सबने। Yes, sir. ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, during the positive half cycle of the input voltage, sine wave, the diode is forward biased. The diode is forward biased and hence it conducts through RL. The current flowing in the circuit produces a voltage across the load which has the same shape as the positive half of the input voltage V, ठीक है। Yes, sir. During the next half cycle, that is negative half, the diode during the next half cycle of the sine wave, the diode is reverse bias, ठीक है। Hence, during this time
and during this time no current, hence during this time no current flows, no current flows in the circuit, no current flows in the circuit, and no voltage develops across RL. Since only the positive half cycle of the input appears across the load, सर एक सेकंड पीछे दिखाना। हो गया सर। since only the positive half cycle, only the positive half cycle of the input appears across the load. Across the load. The input AC voltage is thus converted into a pulsating DC voltage as shown in figure. ठीक है? This process is called half wave rectification. This process is called half wave rectification. Half wave rectification. This process is called half wave rectification. ठीक है? तो फुल वेव में हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सब समझ में आ गया है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन रेक्टिफायर सर्किट बहुत इजी है। क्या करेंगे, 2 डायोड लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 डायोड लगा देंगे। ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि लोड को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो 2 सर्किट बनाए। तो एक डायोड यहाँ पे लगा दिया हमने और एक डायोड यहाँ पे लगा दिया हमने।
और देखो इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि दोनों सर्किट में ये आपका इफेक्टिव रहे। ये AC है, ये S हो गया, सेकेंडरी कॉइल्स हो गई, ये आपका D1 हो गया, ये आपका D2 हो गया। तो जब फर्स्ट वेव के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो यहाँ लोड मिलेगा, और सेकेंड वाले के लिए सेकेंड वाला आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, फर्स्ट रिवर्स में जाएगा, सेकेंड आपका फॉरवर्ड में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे आपको B आउटपुट ये इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये बन गया फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज। क्या हो गया ये हो गया फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट हाफ में D1 आपका जो है वो फॉरवर्ड बायस में होगा, D2 रिवर्स बायस में होगा, और सेकेंड हाफ के लिए नेगेटिव वेव्स के लिए D1 आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इस तरीके से आपको लगातार कंटिन्यूसली करंट मिलती रहेगी। ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंगली बनाया गया डायग्राम को। यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से पास होगी, यहाँ से तो लोड पे मिल जाएगी। D2 से करंट जाएगी तो D2 से पास होकर के भी ये L पे चली आएगी। इसी तरीके से ये कनेक्शन देखो कितना स्मार्टली किया गया है। ठीक है, यस सर। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन आउटपुट में जब फुल वेव हीट करते हैं, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2F हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से आपको मिलकर फुल वेव बन गया है ये। ठीक है, ठीक है। यस सर। कई बार एग्जाम में रिपेल वर्ड लिख के आता है, रिपेल, RIPPLE, रिपेल। तो ध्यान रखना आउटपुट की बात कर रहा है वो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ वर्ड पता ना होने की वजह से बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो बच्चों हमने आपको समझा दिया फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। जीना डायोड हमने बता दिया था आपको पहले ही एज ए रेगुलेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो बचता है बनाने के लिए, करने के लिए, आप लोग चाहो तो एक नोट अपनी तरफ से लिख सकते हो, नोट। ठीक है, एक नोट लिखना है। ठीक है, टॉपिक पे कल हमने समझा दिया था, एक बार नोट कर लो, इनको एक बार लिख भी लोगे तो और अच्छा रहेगा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस, इसमें आपके पास फोटो डायोड था, लाइट इमिटिंग डायोड था, और फोटोवोल्टिक डिवाइस था। इन तीनों पे एक नोट्स लिख लेना। फोटो डायोड्स, नंबर 2 लाइट इमिटिंग डायोड्स, लाइट इमिटिंग डायोड्स, एक दो नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एंड फोटोवोल्टाइक डायोड्स, फोटो
वोल्टाइक डिवाइसेस। ठीक है, हाफ पेज का नोट्स लिख लेना इस पे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। जंक्शन डायोड था, वैसे जंक्शन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का मतलब हो गया कि 3 क्रिस्टल्स को ले लें तो ये जो बनेंगे, ये बनेगा अपने पास पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी में क्या होगा? 2 पी के बीच में एक एन होगा, 2 पी क्रिस्टल के बीच में एक एन क्रिस्टल होगा। ये बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सबसे पहला होता है इसको इमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमीटर। जो बीच वाला होता है इसको बेस कहा जाता है, और जो फाइनल होता है इसको कलेक्टर कहा जाता है। एक इमिट करेगा, ये बेस होगा, इसे कलेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इमिटर एंड कलेक्टर, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बड़ा यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान से बनाना। एग्जाम में आता है लिखने के लिए, बनाने के लिए इस तरीके से बनाया जाता है। ये आपका बेस होता है अंदर। ठीक है, ये डायग्राम है इसको बनाने का, इस तरीके से ये बनाया जाता है। इस इंड को ई से लिखा जाता है, इसको सी से लिखा जाता है, इसको बी से लिखा जाता है। अच्छा डायग्राम बनाया जाएगा तो ये जो आपका सर्किल है, ये बिल्कुल इसके बीचों बीच से कटनी चाहिए। हम सर्किल ले ही लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं सर्किल। अब बढ़िया है ना? ये ई हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। ई सी एंड बी। ठीक है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से दिखाई जाती है। ये हो गया पीएनपी। इसी तरीके से एनपीएन में क्या होगा? पहला क्रिस्टल एन होगा, दूसरा क्रिस्टल पी होगा, और तीसरा क्रिस्टल एन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी यही होगा। इमीटर, पहले वाले को इमीटर कहा जाएगा, बीच वाले को बेस कहा जाएगा, और लास्ट वाले को कलेक्टर कहा जाएगा, यानी ई और सी। डायग्राम बनाए तो सर्किल ले लेते हैं, यहाँ के लिए भी एक। ई बी एंड सी। बस ध्यान रखना कि इस बार करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, ये एनपीएन का हो गया। ठीक है बेटा, इस डायग्राम को बना लो, समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पी एनपी में एन बेस होगा, और पी ई से करंट सी की तरफ जाना है, और एनपीएन में पी बेस होगा और करंट ई की तरफ आएगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या है? थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, in which a p type or n type semiconductor is
fabricated between two n-type or two p-type layers. ठीक है? What is transistor? A transistor is a three-terminal semiconductor device in which a p-type or n-type semiconductor is fabricated between two n-type or two p-type layers. Therefore, there are two type of transistor, PNP and NPN. ठीक है? ध्यान रखना है कि जो भी बीच वाला लेयर होता है वो काफी थिन होता है। ठीक है? बीच वाला लेयर हमेशा थिन होता है। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. तो जो थिन पार्ट होगा वो उसको बेस कहा जाएगा। चाहो तो इस डायग्राम को थोड़ा कंसिस्टेंस कर लो, नहीं तो लगेगा कि ये ठीक लग रहा है। ठीक है? अब ठीक है। थिन पार्ट आपका बेस की तरह बिहेव करेगा। लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट इमिटर, राइट हैंड साइड का पार्ट कलेक्टर होगा। ठीक है? ध्यान रखना, जो आपका इमिटर बेस होता है पीएनपी में वो फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है? जो इमिटर बेस है यानी पहला पीएन डायोड, ये पहला पीएन डायोड हो गया, ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है? क्या होगा ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है? और जो आपका बेस और कलेक्टर होगा यानी इस साइड वाला एनपी वाला हिस्सा जो होगा ये आपका रिवर्स बायस्ड होगा। सब बायसिंग का ही खेल है। बायसिंग समझ गए तो सारा इजी हो गया। ठीक है? इसी तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर में जाएंगे जब आप, ठीक है, तो दोनों में कॉमन फीचर क्या क्या है कि इमिटर है, बेस है, कलेक्टर है। जो इमिटर होता है वो हमेशा हैवीली डोप्ड होता है। ठीक है? बेस होगा लाइटली डोप्ड होगा और कलेक्टर का मॉडरेट डोपिंग होगी। ठीक है? ध्यान रखना कि दोनों में जो आपका इमिटर बेस है, इन दोनों में जो आपका इमिटर बेस है वो आपका फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे आएंगे तो ये एनपी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे ये पीएन आपका रिवर्स हो जाएगा। ध्यान रखना कि कलेक्टर के साथ में जिसका भी कॉम्बिनेशन होगा वो रिवर्स बायसिंग में होगा, इमिटर के साथ में जिसका भी होगा वो आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। क्वेश्चन आता है डोपिंग पे, इमिटर हाईली डोप्ड होगा, कलेक्टर मॉडरेट डोपिंग होगी और जो बेस होगा वो लाइटली डोप्ड होगा। सबसे कम डोपिंग बेस पे होगा। ठीक है? चलिए देखते हैं एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का एक्शन करने के लिए इसको सर्किट में लगाना पड़ेगा।
तो चलिए लगाते हैं इसको सर्किट में और देखते हैं कि इसका एक्शन क्या होगा। कोई भी एक ट्रांजिस्टर ले लेंगे हम। सपोज हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेते हैं या पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेंगे। सपोज हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया है। ध्यान रखना ये आपका इमिटर होगा, ये कलेक्टर होगा, ये बेस होगा। बेस की हमेशा अर्थिंग होती है और इससे बैटरी जुड़ जाएगी। दो बैटरी लगती है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना ये एन है, एन को निगेटिव से जोड़ दिया गया है। हमने कल सिखाया था कि एन को निगेटिव से और पी को पॉजिटिव से अगर जोड़ दिया जाए, सेम टर्मिनल जुड़े हुए हों, तो ये आपके फॉरवर्ड बायसिंग के लिए होगा, फॉरवर्ड बायस। अब यही कलेक्टर में देखो, ये एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया गया है और पी को निगेटिव से, तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। एन को पॉजिटिव से और पी को निगेटिव से कनेक्शन करेंगे, ये आपकी रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। ठीक है, बस कनेक्शन में इसी बात का ध्यान रखना है। तो इमिटर और बेस का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था वो फॉरवर्ड बायसिंग होना चाहिए, तो इसलिए हमने एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया। ये फर्स्ट हाफ वाले पे फिगर पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, इसको बीईई कहा जाता है, वोल्टेज ऑफ इमिटर। इसको बीसीसी कहा जाता है, कलेक्टर का वोल्टेज। ठीक है, कलेक्टर बेस बैटरी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कलेक्टर बेस बैटरी। तो लिखो, दी N type emitter is forward biased by the help of battery BEE, and the collector base is reverse biased by the help of battery BCC, as shown in the figure, है ना? Now, अब आपको पता है कि इमिटर आपका हाईली डोप्ड है, इमिटर आपका हाईली डोप्ड है, मतलब बहुत सारे कैरियर्स हैं उसमें, एन टाइप का है, तो एक्सेस होंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, लिख लो, द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग मेजॉरिटी कैरियर इन द इमिटर आर रिपेल्ड ड्यू टू फॉरवर्ड बायस टुवर्ड्स द बेस। This base contains holes as a majority carriers, and some holes are electrons, and some holes and electrons combine in the base region. देखो, समझने के लिए, ना समझ में आया तो डायग्राम में ऐसे बना लिया करना। एन टाइप का था तो एन में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, अब पी टाइप में होल्स का एक्सेस होता है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ठीक है, देखो इसको निगेटिव वोल्टेज से जोड़ दिया गया है, तो निगेटिव इसको और भी इसको मोटिवेट करेगा, रिपेल करेगा इसको इधर मूव करने के लिए। ठीक है, तो जब ये इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो होती है, आपको पता होना चाहिए। इधर मूव करेगा तो जब यहाँ पे आएगा तो होल से कंबाइन करेगा,
आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव जब कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। इस तरीके से इसका एक होल कंबाइन करके न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे एक होल की डिफिशियंसी हो गई। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया और यहाँ पे एक होल की डिफिशियंसी, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, यहाँ पे एक होल की डिफिशियंसी। तो बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो कि n में इंटर करेगा और एक होल्स आएगा जो कि p में इंटर कर जाएगा। या इसको अदर वर्ड्स में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन n से होता हुआ p से होता हुआ बैटरी में वापस चला जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये करंट आपकी इसमें फ्लो करेगी। बात क्लियर हो गई है? तो लिख लो, the electrons being majority carrier in the emitter are repelled due to forward bias towards the base। लिख लिया? ठीक है, the base containing holes, बेस आपका p टाइप्स है, the base containing holes as majority carriers and some holes and electrons combine in the base region, but the base is lightly doped. Due to this, the probability of electron hole combination in base region is very small। बेस आपका सबसे थिन पार्ट है, थिन पार्ट भी है। ठीक है, ड्यू टू दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन इन बेस रीजन इज वेरी स्मॉल, therefore the remaining electron cross into collector region। Therefore the remaining electron cross into the collector region and enter into the positive terminal of the battery BCC and enter into the positive terminal of the battery BCC connected to the collector। अब देखो कितना स्मार्टली यहाँ पे पॉजिटिव इंड से कलेक्ट किया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था और ये पॉजिटिव है, इसको पुल कर लेगा इमीडिएटली अपनी तरफ ये। ठीक है, at the same time an electron enters the emitter from the negative pole of the emitter base battery BEE। Thus in NPN transistor the current is carried inside the transistor as well as in the external circuit by the electrons, that is IE emitter current, IB base current and IC emitter current आपके पास है कलेक्टर करंट। ठीक है, as well as क्या लिखा? Thus in NPN transistor the current is carried inside the transistor as well as in the external circuit by the electrons if IE, IB and IC, IE, IB and IC are the emitter current, the base current and the collector current respectively, then according to Kirchhoff law IE equal to IB plus IC। ठीक है, IE equal to IB plus IC। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक्शन समझ में आ गया।
एन आपका इमिटर है, यानी इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, वो बेस से क्रॉस होके कलेक्टर पे आएगा, कलेक्टर से होते हुए बैटरी में चला सर्किट में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजिस्टर करंट फ्लो अलाउ करेगा। इसी तरीके से अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर का लिखोगे तो उसमें भी पी को पॉजिटिव से आपको जोड़ना पड़ेगा, वो वोल्ट्स को मूव करवाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वैसे उसमें होल्स मूव करेंगे, बस डिफरेंस इतना आएगा कि जब प्रोटॉन मूव करे, पॉजिटिव चार्ज मूव करे, तो करंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जाता है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बैटरी की बाइसिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो एनपीएन समझ में आ गया, तो पीएनपी आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे यस सर। 3 टर्मिनल्स हैं, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अब इन तीनों में अलग अलग सिचुएशन पे इनका कनेक्शन करना पड़ेगा अपने को, EBRC। ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर। इस चीज को हम लोग कल पढ़ेंगे। कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। इन पे बेस्ड आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा पढ़ना है। ठीक है, अब फिर हमको यूज करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर एज डिवाइस, उसमें इसको एज स्विच यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, एज ए एम्पलीफायर यूज करेंगे। ये पहला डिवाइस होगा जिसमें इनपुट से ज्यादा आउटपुट हमें वोल्टेज या करंट मिलेगी। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसके बाद आ जाएगा अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक गेट। 15-20 मिनट का टॉपिक होगा, 1 घंटे का भी हो, 1 दिन का भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो आज आई थिंक